तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 146 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था राइटियर सेक्टर के लोग माई डॉगबिल की इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कोचमैन इस बारे में क्या ही जानेगा कि इस मार्शल आर्ट्स क्या होती है। तुम्हारे पास एक तलवार है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। और ऊपर से वो उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा था, इसी वजह से वो काफी गुस्से के साथ उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही मिस रिन वहां पर से बाहर निकल आती है और आकर उन सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग अपने आप को यहाँ पर राइटियर्स कहते हो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने आप को राइटियर्स कहने की जरूरत नहीं है। डॉगबिल से कहता है कि मिस आपको यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर चुपचाप इनकी बातें सुन रहा हूँ। तो वो कहती है कि हर जगह के ऊपर चुपचाप बातें सुनना भी ठीक नहीं है, कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर हमें जरूर आगे से बोलना चाहिए। दूसरी तरफ से राइटियर सेक्टर के लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारे सामने कुछ ज्यादा जुबान चला रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारी इंसल्ट कर रही हो इस तरह की बातें करके। तो ये बात सुनने के बाद रिन कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, तो बस यहाँ पर सच बोल रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। एक आदमी जो कोचमैन है, जो कि अपनी कोच के ऊपर बैठा हुआ है और तुम यहाँ पर उसके बारे में बातें बना रहे हो। तुम सभी लोगों को राइटियर्स होने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि तुम लोग यहाँ पर किसी भी दूसरे इंसान को अपने से काम मांग रहे हो और तुम सभी लोग बस यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, जबकि तुम्हें इसके रियल टैलेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद राइटियर सेक्टर का कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसको लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कितनी हार्डशिप्स के बाद यहाँ पर तुम्हारे सामने आकर खड़े हुए हैं। लगता है कि तुम किसी बड़े पैलेस में पली बड़ी हो, इसी वजह से तुम हमारे सामने इस तरह से एरोगेंट सी बातें कर रही हो। तुम्हें राइटियसनेस के बारे में क्या पता और तुम्हें यहाँ पर हमारी हार्डशिप्स के बारे में क्या पता। तो रीना आगे से उसका जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ अच्छे कपड़े पहनकर, इसका मतलब यह है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई हार्डशिप को फेस ही नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कहां पर से आए, हम लोग कौन है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर भी तुम लोग यहाँ पर हमारे बारे में बस गेस कर रहे हो और हमारे सामने तुमने एक बयान रख दिया कि हम लोग ऐसे हैं। तुम्हें यहाँ पर सोचकर भी शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग हमारे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे राइटियर सेक्टर के लोगों ने अब यहाँ पर फॉर्चून टेलिंग भी शुरू कर दी है। तो ये लोग यहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से राइटियर सेक्टर के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि यहाँ पर उनकी इंसल्ट हो रही है। लेकिन हमारी रिन जो होती है वो भी आगे से उन्हें पूरी तरह से जवाब दे रही होती है और साथ ही एंड के ऊपर उनसे कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक राइटियर सेक्टर के लोग होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम एक राइटियर्स बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इस बात से वो लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। जब किसी के साथ रिन अपनी आइस पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नॉर्थ पैलेस की यंग मिस को इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उसके सामने तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ पर इस तरह से बात ना कर सकें, और अपनी आइस पैलेस को रिलीज करके उनके पर अटैक कर देती है। जबकि यहीं पर से दूसरी तरफ अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर सेक्टर के पैट्रियार्च होते हैं वो अपनी पावर और अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अपने प्रेशर के साथ वो उसे डरा सकते हैं। वो हाजिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने आकर इस तरह की बात करने की कि तुम हमारे साथ डील करने के लिए आए हो, जबकि तुम्हें यहाँ पर यह कहना चाहिए था कि तुम हमें उन दोनों को ऑफर करने के लिए आए हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर उसके प्रेशर के नीचे बड़ी चुपचाप बैठा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसे मिस्ट पाम टेक्निक कहते हैं उस टेक्निक को रिलीज करते हुए प्रेशर डाल रहे होते हैं। लेकिन हमारे हाजिन के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। हमारा हाजिन उसे कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर पैट्रियार्च को देखो, जिसके नीचे नो सेक्टर्स हैं, नो राइटियर सेक्टर हैं। वो यहाँ पर दूसरों को बाय फोर्स अपने नीचे सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का इतनी आसानी से मेरे सामने बात कैसे कर पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के की एनर्जी मुझसे ज्यादा, हालांकि इसने अभी तक यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज भी नहीं किया। इतनी यंग एज में इस लड़के के पास इतनी पावर्स कैसे हो सकती हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरी बात को सुने बिना ही मेरे पर अपना प्रेशर रिलीज करके मुझे सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो दोनों मास्टर यानी पैट्रियार्च और उसके साथ जो एल्डर होता है दोनों हमारे हाजिन के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारा हाजिन उन दोनों के अटैक्स को वहां पर एक याद के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का बिना अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज किए, बिना अपनी एनर्जी को यूज किए यहाँ पर हमारे अटैक्स को फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ब्लॉक कर रहा है। लगता है कि ये बहुत ही महान वॉरियर है। इसी के साथ ही दोनों मिलकर वहां पर कंबाइन अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कंबाइन अटैक भी यहाँ पर हमारे हाजिन के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा होता। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ ही एल्डर के ऊपर बैक फ्लिप मारते हुए उसके सर में एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे उड़ता पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। जबकि दूसरी तरफ से माउंट हुआ पैट्रियार्च होते हैं वहां पर उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे एल्डर के ऊपर अटैक करने की। जब वो हाजिन को एक जबरदस्त पंच मारते हैं तुम्हारा हाजिन उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। एल्डर साइड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि इस लड़के ने पहले कभी हमारी माउंट हुआ सेक्टर की टेक्निक्स को नहीं देखा, फिर इतनी आसानी के साथ सेक्टर पैट्रियार्च से फाइट कैसे कर पा रहा है। सेक्टर पैट्रियार्च जो कि यहाँ पर हीवनली राइटियर्स अलायंस के मास्टर की पावर लेवल से इस पास थोड़ा सी कम है, फिर भी ये लड़का उसके सामने टिक पा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही स्पेशल है, ये किसी ना किसी बड़े क्लैन का यंग मास्टर हो सकता है।
हाजिन उस पहले पंच को अवॉइड करने के बाद अब साइड कीपर से निकलता है और आकर पैट्रियाज को एक जबरदस्त किक मारता है। पैट्रियाज उसके अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और फिर से वहां पर से बाहर निकलते हैं, जबकि एल्डर जो होता है वहां पर से भागकर बाहर जा रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम भागकर बाहर जा सकते हो, और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो सेक्टर पैट्रियाज अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाते हैं। तुम्हारे हाजिन को अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करके उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करना पड़ता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर 24 ब्लॉसम टेक्निक को यूज कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज नहीं किया होता तो मेरे बाजू काट चुके होते। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर टाइम रहते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। सेक्टर पैट्रियाज से कहता है कि मैं आखिरी बार यहाँ पर तुमसे पूछूंगा, आखिर तुम हो कौन। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर इस बार में कुछ ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो कि हम लोग कौन हैं। सेक्टर पैट्रियाज उसे कहता है कि मैं यहाँ पर गेस करूँ तो तुम कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर हो जो कि यहाँ पर रिवर्स एजिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को जवान रखे हुए हो। असल में तुम कोई बहुत ही बुढ़े और एंशिएंट मास्टर हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर कोई बुढ़ा एंशिएंट मास्टर होता तो मैंने अभी तक तुम्हें मार दिया होता, यानी कि मैं कोई एंशिएंट मास्टर नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं यही हूँ, एक यंग मास्टर हूँ। तुझे बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि फिर यहाँ पर तुम स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की मास्टर को क्यों लेकर आए जबकि तुम्हारा प्लान यहाँ पर कुछ और था। इसका मतलब यह कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुझे लाने का प्लान था, तुम यहाँ क्या हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यही समझ लो कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। तो पैट्रियाज से कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट कर सकते हो, लेकिन मेरी पूरी की पूरी आर्मी की स्क्वाड इस वक्त बाहर मौजूद है और तुम्हारे वहां पर कोच के अंदर काफी सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथी हैं, यानी कि वो लोग वहां पर इतने पावरफुल नहीं है कि वो मेरी टीम के सामने टिक सके, यानी मेरी आर्मी जो है बड़ी आसानी के साथ उन लोगों को मार डालेगी। तो क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम तो एक राइटियस सेक्टर के लीडर हो, फिर तुम यहाँ पर लोगों को मारने के बारे में कैसे बात कर सकते हो। और इसी के साथ उसे साइड के अंदर से बहुत ही पावरफुल कोल्ड एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी कहां पर से आ रही है। और बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर मिस रिन जो थी अपनी आईसी पावर्स को रिलीज करती है, तो वहां पर जबरदस्त कोल्ड हो रहा आ जाता है। तो ये देखने के बाद एल्टर जो कि बाहर आ गया था भागकर, वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि जल्दी से इन लोगों को पकड़ लो, इन्हें सबड्यू करो ताकि अंदर वाले को वहां पर बंदी बनाया जा सके या फिर उसे यहाँ पर कमजोर किया जा सके। लेकिन बाहर आने के बाद जब वो देखता है कि मिस रिन ने वहां पर अपनी आईसी पावर्स को रिलीज किया, तो उसकी आईसी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सेक्टर पैट्रियाज भी कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि तुम कमीने लोग नॉर्थ से आए हो, यानी कि तुम नॉर्थ आईसी पैलेस से यहाँ पर आए हो। हमारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग कहां पर से आए हैं, अगर मैं नॉर्थ से आया हूं या फिर मैं साउथ से आया हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर की गद्दी के ऊपर पैट्रियाज बन के बैठने के दिन जो है पूरे हो चुके हैं। आज यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है जब तुम अपने आप को यहाँ पर सेक्टर पैट्रियाज कह सकते हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 146 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन यहाँ पर कैसे इसको सबड्यू कर पाएगा, क्योंकि हमारे हाजिन का इनिशियल प्लान तो यहाँ पर इसे बंदी बनाने का ही था। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की यंग मिस्ट्रेस जो है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर बंदी बनाकर हिवनली राइटियस अलायंस के साथ कोई डील की जा सकती है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 147 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी यंग मिस वहां पर अपनी आईसी पावर्स को रिलीज करती है, तो उसकी आईसी पावर्स को देखने के बाद उन सभी को शक पड़ जाता है कि ये लोग नादरन आइस पैलेस से यहाँ पर आए हैं। सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि उनका जो सेकंड वाइस कमांडर होता है वो पीछे खड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि सभी लोग वहां पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अपनी तलवारें निकालो और जल्दी से यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ये हमारी दुश्मन है, ये नादरन आइस पैलेस के नादरन आइस पैलेस के मास्टर की बेटी है, तो हमें यहाँ पर इसको सबड्यू करना होगा। और वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वो उन्हें चारों तरफ से घेरने के बाद अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो यहाँ पर इन दोनों को सबड्यू कर सकें। जबकि इसी के साथ ही हमारा डॉन्कबिल सोच रहा होता है कि यहाँ पर इनकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल लगती है, लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन मिस रिन उसे कहती है कि नहीं, तुम अपनी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर रिलीज मत करना, हमें फिलहाल के लिए सच्चाई छुपानी होगी कि तुम लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि कैरेज को जाकर संभालो। तो डॉन्कबिल भागता हुआ कैरेज में जाकर अंगवा से कहता है कि अंगवा जल्दी से रेडी हो जाओ, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा वैसे वैसे यहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज करना। जब मैं पहला सिग्नल दूं तो दरवाजा ओपन करना, दूसरा सिग्नल दूं तो यहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज कर देना। तो वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, बस सिग्नल दे देना। और इसी के साथ ही वहां पर वो कैरेज को उन सभी सोल्जर्स की तरफ उनका मुंह कर देती है और इसी के साथ ही डॉन्कबिल जो होता है वापस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ आइस पैलेस की मिस रिन जो होती है उसने अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करके उन सभी को ब्लॉक किया होता है।
लेकिन उसकी पावर की एक लिमिट होती है, यानी कि वो जहाँ पर ज्यादा देर तक अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो वो कहती है कि थोड़ी देर और मुझे जहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना पड़ा मैं तो ऐसे कोलैप्स हो जाऊंगी। जबकि सेक्टर लीडर्स होता है वहाँ वाइस सेक्टर लीडर वो देखकर उसे पता चल जाता है कि इसकी पावर लेवल कम होती जा रही है, और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कमजोर है और जहाँ पर हमारे सामने बस स्टाफ बनने की नौटंकी कर रही है। और इसी के साथ वो जल्दी से जंप करता है और कहता है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और जैसे ही वो आगे बढ़कर रिन के ऊपर अटैक करता है तो हमारा डोंकबिल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। और जैसे ही वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो सेक्टर वाइस सेक्टर लीडर कहता है कि ये क्या, एक कोचमैन क्या, वो भी एक बॉडीगार्ड की तरह है, वो भी जहां पर तलवारबाजी जानता है और उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया और उसे पीछे की तरफ झटका देता है। तो वाइस सेक्टर लीडर पीछे हट जाता है जबकि मिस रिन जो होती है वहीं पर गिर जाती है। और बाकी के सभी लोगों को वो कहता है कि जल्दी से अपनी जो फॉर्मेशन है स्वॉर्ड फॉर्मेशन के लेवल को मैक्सिमाइज करो। और सभी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के लोग जो होते हैं वो अपनी अरे फॉर्मेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, उसके अंदर रोज एनर्जी पोर करते हैं। तो डोंकबिल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास और कोई रास्ता बचा है, मुझे डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा। और जैसे डोंकबिल वहां पर ये फैसला कर लेता है, इसी के साथ उन्हें दूसरे रूम के अंदर यानी पीछे जहां पर हमारा हाजिन और उसके साथ सेक्टर लीडर थे वहां पर जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। तो वाइस सेक्टर लीडर कहता है कि ये धमाका तो अंदर से हुआ है, लगता है कि सेक्टर लीडर ने उस लड़के को पकड़ लिया है। जबकि इस धमाके की तरफ वो लोग देख रहे होते हैं, हमारा डोंकबिल इतनी देर में मिस रिन को उठाकर भागता हुआ अपनी कार के अंदर चला जाता है। और कार में जाते साथ ही वो अंगवा से कहता है कि अंगवा पॉइजनस गैस को रिलीज कर दो। और अंगवा इसी के साथ ही वहां पर पहली गैस को रिलीज करती है, फिर साथ ही वहां पर पॉइजनस गैस को रिलीज करती है और वो अपनी कार को लेकर वहां पर से आगे भाग जाते हैं ताकि वहां पर उन सभी लोगों के ऊपर पॉइजनस गैस छोड़कर वो लोग वहां से निकल जाएं। और सभी लोग अपने नाक कवर करके वहां पर खड़े होते हैं कि सांस मत लेना, ये पॉइजनस गैस है वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। जबकि इसी के साथ ही पीछे से हमारा हाजी निकल कर आता है और हाजी ने वहां पर उनके माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर को पकड़ रखा होता है। वो बेहोश हो चुका होता है और उसे उठाकर वहां पर लेकर आता है और उनसे कहता है कि देखो तो जरा, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर से भागकर जा रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे हॉस्टेजेस को छीनने की कोशिश कर रहे थे। वाइस सेक्टर लीडर से कहता है कमीने कहीं कि तुमने हमारे सेक्टर मास्टर के साथ क्या किया है और उस कैरेज के अंदर पॉइजन कहां से आया, तुम लोग तो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। आखिर किस किस्म की कैरेज थी जिसके अंदर तुम लोगों ने इतने सारे वेपन्स लगा रखे थे, आखिर तुम लोग हो कौन, अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि सभी मरने वाले इतने सवाल क्यों पूछते हैं, तुम थोड़ी देर में यहाँ पर मरने वाले हो, फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ। वाइस सेक्टर लीडर अपनी तलवार निकालता और कहता है अपनी बकवास बंद करो बच्चे, तुम जहाँ पर मरने वाले हो, हमारे सेक्टर लीडर को छोड़ दो। और इसी के साथ अपनी तलवार घुमाकर वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। जैसे वो सामने की तरफ स्लैश लगाता है हमारे हाजिन की बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर डिमोनिक एनर्जी होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन देती है, वहां पर एक शील्ड बन जाती है और वो एनर्जी जो होती है उसके साथ टकराकर वहीं पर से डिमिनिश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा हाजिन आगे की तरफ बढ़ता है जबकि वाइस सेक्टर लीडर उसे समझ आ जाती है कि ये एक डिमोनिक कल्टिवेटर है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम डिमोनिक कल्ट से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जानने में बहुत ज्यादा देरी कर दी क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, अब तुम्हारे जानने का कोई फायदा ही नहीं है। और इसी के साथ हमारा हाजिर उसके करीब जाता है और जाकर उसके सर के ऊपर किक मारता है। जैसे वो उसे किक मारता है तो उसका सर उड़ा देता है, सिर्फ किक के साथ ही वो उसका सर उड़ा देता है और वहीं पर मर जाता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जबकि उसकी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के सभी सोल्जर्स होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम सभी लोग तो बिल्कुल बेकार निकले, मुझे तो लगा था कि तुम लोग अपने सेक्टर लीडर और अपने वाइस सेक्टर लीडर के लिए वफादार हो, जहां पर उसके पीछे अपनी जान देने को तैयार हो जाओगे और मेरे से बदला लेने के लिए मेरे पर अटैक कर दोगे। लेकिन लगता है कि राइटियस सेक्टर में अब वो वफादारी और ईमानदारी नहीं रही कि तुम सभी लोग अपने सेक्टर लीडर को बचाने के लिए इतना करने को भी तैयार नहीं हो। लगता है कि माउंट हुआ का सेक्टर लीडर जो है ये कुछ ज्यादा करप्ट था जिसकी वजह से उसके अपने सोल्जर जहां पर उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। हाजिन उन लोगों से कहता है तो अगर तुम लोग जहां पर इसकी मदद नहीं करना चाहते तो फिर रास्ते से दफा हो जाओ वरना मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं जबकि हमारा हाजिन वहां पर से अपना मिशन पूरा कर लेता है। हाजिन वहां पर से उस माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप कर लेता है और इसी के साथ ही जंगल का सीन दिखाता है कि हाजिन वहां पर से जो स्टील प्लाट फोर्ट्रेस के मास्टर की कंकुबाइन होती है और साथ उसका जो गार्ड होता है उन दोनों को रस्सियों में बांध करके जंगल में छोड़ देता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों का काम जहां पर पूरा हो चुका है और मेरा मिशन भी पूरा हो चुका है, अब तुम लोग जहां पर से वापस जा सकते हो। कुछ ही घंटों के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो मैंने सील लगाई थी वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम लोग अपनी रस्सियां खोलकर जहां पर से अपना रास्ता लेना और वापस चले जाना और दोबारा कभी मुझे नजर मत आना। जबकि गार्ड उसे कहता है कि मेरा यकीन करो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम जहां पर मुझे ढूंढ लेते हो उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हुई तो तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि वैसे भी तुम वो अकेले इंसान नहीं हो जो मुझे मारना चाहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 147 का एंड करेंगे। तो हाजिन ने यहाँ पर से माउंट हुआ के सेक्टर लीडर को किडनैप कर लिया और उसके बाद अब राइटियस ह्यूमनली अलायंस की बारी है उनके साथ कुछ डील करने की।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी कार्ट में वापस आ जाता है और वो लोग वहां पर से अपने किडनैप किए हुए बंधक को लेकर शांसी की तरफ आगे बढ़े हैं। तो वहीं पर वो मिस रिन से कहता है कि मैंने जहां पर तुम्हारी इस टेक्निक के बारे में सुना है कि तुम्हारी टेक्निक जो है इससे बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टोल पड़ता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मेरा सर बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रहा है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई से इस बारे में सुना था, तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम्हारी फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे आइस सोल डिवाइन नाट टेक्निक कहते हैं। मैंने तुम्हारी टेक्निक को वहां पर रिलीज होते हुए देखा और साथ ही तुम्हारी लिमिट्स को भी देखा है। श्रीनु से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर टेक्निक्स के ऊपर तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती क्योंकि मेरी टेक्निक में काफी सारी कमियां हैं। जबकि साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे ये सारी की सारी बातें डोंगपिल ने बताई हैं। डोंगपिल ने वहां पर मुझे बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में कि तुमने उन लोगों के साथ बातें भी बहुत सारी की और उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई भी। तो वो कहती है कि डोंगपिल कब से इतनी बातें करने लग गया। साथ ही वो उसे कहते हैं चलो मुझे छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरा अगला प्लान यह है कि हमें पहले अपने डिफेंसेस को मजबूत करना होगा क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन और हमारे डिफेंसेस बहुत ज्यादा कमजोर हैं और बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ और बिग शॉट्स हैं जिन्हें इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है और हमारा रास्ता रोकने के लिए जरूर आएंगे। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है राइटियस हिमली अलायंस के लीडर के मेन हाल का दिखाया जाता है जहां पर जोंगनैन सेक्टर का सेक्टर पैट्रियार्च उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि दूसरी तरफ से माउंट हुआ सेक्टर का सेक्टर लीडर जो है वो अपने कुछ सोल्जर्स को अपने साथ लेकर किसी के साथ कोई सीक्रेट बिजनेस करने के लिए गया है। मैंने सुना है कि कोई कार्ट वाला है और उस कार्ट वाले के साथ वो लोग एक खास जगह के ऊपर बिजनेस करने के लिए गए हैं। आपको नहीं लगता कि उसे यहाँ पर ये सब कुछ करने से पहले हमसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, यानी आपसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी? आप हिमली राइटियस अलायंस के लीडर हैं और हम सभी लोगों ने ये बात तय की थी कि जो भी फैसला करेंगे अगर अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के बारे में है या फिर किसी दूसरे सेक्टर के साथ बिजनेस करने के बारे में या अलायंस बनाने के बारे में है तो हम लोग पहले हिमली राइटियस अलायंस के सेक्टर लीडर या फिर बाकी के सभी सेक्टर लीडर से इस बारे में बात करेंगे। उसने इस रूल को तोड़ा है तो मुझे लगता है कि आपको उसे सजा देनी चाहिए। तो हिमली राइटियस अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, मेरे पास यहाँ पर बैठकर वो बहुत ही ऊंचा उड़ रहा था और मैंने यहाँ पर उसको समझाया भी था कि ऐसा मत करे वरना उसके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन लगता है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आई। पहली बात तो यह है कि वो एक सेक्टर लीडर बनने के लायक ही नहीं था और दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर एक अच्छा इंसान नहीं है और ऊपर से किसी की बात मानता भी नहीं है। जोंगनैन सेक्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि मुझे पता है कि आप कितने ज्यादा बिजी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे जोंगनैन में बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे एल्डर हैं जो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें ये टास्क दे सकते हैं, हम आपके लिए कुछ भी काम करने को तैयार हैं। तो सेक्टर पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये खुद से यहाँ पर मेरा पालतू कुत्ता बनना चाहता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इसे अपना पालतू कुत्ता जरूर बनाऊंगा। अगर मुझे फ्री में यहाँ पर सोल्जर्स और एल्डर्स मिल रहे हैं तो फिर मुझे यहाँ पर इसमें क्या नुकसान होने वाला है। तो सेक्टर लीडर सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को रास्ते से हटाकर जोंगनैन को माउंट हुआ सेक्टर लीडर का हिस्सा बनाना चाहता होगा, इसी वजह से ये सारी बातें कर रहा है। इसके साथ ही बाहर से एक गार्ड आता है और कहता है कि सेक्टर लीडर मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है आओ यहीं पर बताओ। और इसी के साथ ही वो सोल्जर वहां पर आने के बाद बताता है कि सर ये माउंट हुआ सेक्टर लीडर के मास्टर होंग सांजा के बारे में है, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। तो ये बात सुनते ही जोंगनैन पैट्रियार्च और सेक्टर लीडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं किसने इसे किडनैप किया। तो वो कहता है कि सर हमें यहाँ पर उनकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन वहां पर जो सोल्जर्स थे उन सोल्जर्स के मुताबिक और वहां पर जो फाइटिंग के रेजिडुअल्स हैं उन सभी को एनालाइज करने के बाद इतनी समझ आती है कि वहां पर किसी ने आइस पैलेस की टेक्निक्स को यूज किया है। और जितना वहां पर सोल्जर्स ने हमें बताया है उन सोल्जर्स के मुताबिक वहां पर एक लड़की थी, वो लड़की वहां पर डिवाइन आइस टेक्निक को यूज कर रही थी और उन सोल्जर्स के मुताबिक वो नादरन आइस पैलेस के मास्टर की बेटी है। सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहे होते हैं कि उस लड़की को तो मैंने सुना था कि 20 पैलेस के लोगों ने किडनैप कर लिया और उस लड़की को तो वहां पर 20 पैलेस के लोगों के हाथों मारा जाना चाहिए था। क्या वो अभी तक जिंदा है और क्या वो वाकई में इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो यहाँ पर आकर हमारे राइटियस अलायंस सेक्टर के टेरिटरी में आकर जहां पर हमारे राइटियस सेक्टर के एक सेक्टर लीडर को अगवा कर ले। सेक्टर लीडर उससे पूछते हैं कि होंग सांजा के अलावा और वहां पर कौन था, क्योंकि वो एक कमीना इंसान है, वो कभी किसी से मिलने के लिए अकेला नहीं जाएगा। तो उस गार्ड उन्हें बताता है कि सर उसके साथ वाइस सेक्टर लीडर और साथ में उनके 50 आर्मी के सोल्जर्स थे जो कि उनके प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से थे। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहते हैं वो अपने साथ 50 सोल्जर वो प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से लेकर गए थे। इतनी स्क्वाड को अगर वो वहां पर लेकर गए थे, इतनी स्क्वाड के साथ तो वो एक मिड लेवल के सेक्टर को पूरी रात में ढेर कर सकते हैं। फिर वो वहां पर इतना पावरफुल कौन बंदा था कि आईसी पैलेस की टेक्निक इतनी पावरफुल है कि वो इतनी आसानी से सेक्टर लीडर को किडनैप करके ले जाएं। सेक्टर लीडर कहते हैं कि यहाँ पर लगता है कि हमारे बीच में कोई गद्दार है और इसी के साथ उसका गार्ड उसे कहता है कि सर हमारे लोगों को भी ऐसा ही लगता है, हमारा इंटेल डिपार्टमेंट इस वक्त इस बात को संभालने की कोशिश कर रहा है और वो लोग यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स बहुत ही जल्दी इनको एनालाइज करने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि जितनी डिटेल्स तुम्हें अभी तक पता चली है वो बताओ और इसी के साथ ही वो एक कागज उनके सामने करता है और कहता है कि जो डिटेल हमें यहाँ तक अभी तक मिली है वो आपके सामने है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उस पेपर को ओपन करते हैं और उसको ओपन करने के बाद वो उसके ऊपर लिखा होता है कि उनके पास एक कैरेज थी, एक ऐसी कैरेज जो बहुत ज्यादा लैविश थी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत, बड़ी शानदार
कार जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं और साथ ही उसके अंदर हथियार लगे हुए थे, पॉइजनस गैस छोड़ने के स्पेशल इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। तो उनके साथ साथ उनका जो बॉडी गार्ड था वो बहुत ज्यादा स्किल्ड था, जिसने वहां पर ये सब कुछ किया, यानी जिसने वहां पर से माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया वो उनका बॉडी गार्ड था। और उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है कि वो इस वक्त किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग इस वक्त शांजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मास्टर जोंगनेन कहते हैं कि शांजी की तरफ, इसका मतलब यह है कि वो तो हमारे इलाके की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सेक्टर लीडर इसी के साथ उस इन्फॉर्मेशन वाले पेपर को जला देते हैं और कहते हैं लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि राइटियस हिमालय अलायंस को जानबूझकर छेड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माउंट हुआ सेक्टर लीडर अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन वो राइटियस हिमालय अलायंस का एक मेंबर था। अब जबकि उसने हमारे हिमालय राइटियस अलायंस के एक मेंबर को किडनैप किया है, तो उसका मतलब यह है कि हमें उसको जवाब देना पड़ेगा, वरना कल को ऐसे और हादसा हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि मेरे ऑर्डर्स दो, जाकर कमांडर और कैप्टन सभी को जाकर इस बारे में बता दो। सभी लोग जल्दी से शांजी और उसके आसपास के जितने भी टेरिटरीज हैं उनमें पहुंच जाओ। हमें वो बंदा चाहिए, हमें वो कार्ट और उसके अंदर जितने लोग हैं वो सारे चाहिए, ताकि हम लोग उन सभी लोगों को सबक सिखा सकें। गार्ड उसे कहता है कि जी सर, मैं अभी जाता हूं और जाकर सारा बंदोबस्त करवा देता हूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 148 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 149 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अलायंस के सेक्टर लीडर जो होते हैं उनके सामने एक दूसरा सेक्टर लीडर जो जोंगनेन लीडर होता है वो उसके सामने बैठा होता है और वहां पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ ऐसा हो गया है कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप कर लिया गया है। तो सारा हिसाब लगाने के बाद वो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें उस बंदे को ढूंढना है जिसने ये सब कुछ किया है। और साथ ही सेक्टर लीडर जो होते हैं वहां पर उस कार्ड में दिलचस्पी ले रहे होते हैं कि आखिर वो स्पेशल कार्ड कहां से आई होगी। तो जोंगनेन सेक्टर लीडर से कहता है कि आपको यहाँ पर उस कार्ड में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो वो से कहता है कि मैं उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं लूंगा, उसके अंदर बैठी हुई जो लड़की थी वो आइस पैलेस से थी, जबकि वहां पर उस कार्ड के अंदर बहुत ही स्पेशल वेपन्स लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि हमारे आसपास के इलाकों में इस तरह की खास कार्ड को बना पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की कार्ड्स को बना पाते हैं जिसके अंदर वेपन्स लगे हों। और साथ ही उसके अंदर आइस पैलेस की यंग मिस क्यों थी। आइस पैलेस की यंग मिस के बारे में मुझे इतना पता था कि उसे 20 पैलेस के लोगों ने किडनैप कर लिया था और 20 पैलेस के किडनैप होने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे कि 20 पैलेस के लोगों ने उसे मार डाला। लेकिन उसके बाद अब अचानक से यहाँ पर आइस पैलेस की यंग मिस यहाँ पर आती है, एक स्पेशल कार के अंदर बैठकर अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेकर आती है जो कि यहाँ पर स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर सकता है, इतनी स्पेशल कि वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर को भी किडनैप कर सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने यहाँ पर इतनी आसानी से ये सब कुछ कर लिया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसको और भी ज्यादा गहराई के साथ सोचना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद जोंगनेन उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिमोनिक कल्ट के लोग इस सब में इन्वॉल्व हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं, डिमोनिक कल्ट के लोग पिछले 30 साल से उन्होंने कोई भी चाल नहीं चली और पिछले 30 साल से डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर डिमोनिक कल्ट का कोई बंदा यहाँ पर आता और अपनी पावर्स को रिलीज करता तो हमें उसका पता नहीं चलता। राइटियस अलायंस के लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर एक छोटा सा डिमोनिक टेक्निक का छोटा सा ट्रेस भी महसूस नहीं हुआ, यानी कि वहां पर कोई भी डिमोनिक कल्ट का बंदा नहीं था। हमें फिलहाल के लिए सिर्फ इतना पता है कि वो लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो साउथ से यहाँ पर आए हैं। लेकिन साउथ का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा, अब हम लोग यहाँ पर साउथ की तरफ से भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन सी जगह से आए होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर डिमोनिक कल्ट भी और साथ ही दूसरी फोर्सेस भी हैं। ठीक है, साथ ही अलायंस लीडर वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि जोंगनेन सेक्टर लीडर, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। तो वो से कहता है कि सर मैं इस बारे में क्या ही कहूंगा। तो इसी के साथ अलायंस लीडर उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस मसले को संभालो, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे का पूरा फुल हैंड देता हूं। मैं जहाँ पर तुम्हें कहता हूं कि तुम जाओ, जाकर जोंगनेन सेक्टर के साथ साथ माउंट हुआ सेक्टर के ऊपर जो चाहे वो कर सकते हो। जोंगनेन को खुली छूट दी जा रही है और वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन सेक्टर है सभी को मैं ब्लॉक कर दूंगा, ताकि किसी दूसरे सेक्टर को इंफॉर्मेशन ना मिल सके कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर खुली छूट देता हूं, अगर तुम माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप को उसको यहाँ पर वापस ले आते हो तो पूरे का पूरा माउंट हुआ सेक्टर तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम यही तो चाहते थे कि जोंगनेन जो है वो एक्सपैंड करे और माउंट हुआ सेक्टर तुम्हारा हो जाए। अगर तुम इस सब में कामयाब होते हो तो ये तुम्हें मिल जाएगा। मास्टर जोंगनेन भी वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है तो हम लोग वहां पर जाकर यानी माउंट हुआ सेक्टर में जो कुछ भी करेंगे उस सब की इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं पहुंचेगी और हम लोग बड़ी आसानी के साथ जाकर उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं और माउंट हुआ सेक्टर हमारा हो जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है सर ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पर से निकलते हैं और बाकी सब कुछ आप संभाल लीजिएगा। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। माउंट हुआ सेक्टर लीडर अपने साथ वहां पर 50 सोल्जर्स को लेकर गया था, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने वहां पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को भी किडनैप कर लिया, साथ उनके वाइस सेक्टर लीडर को मार दिया और 50 लोगों को बाईपास किया। तुम्हें यहाँ पर उसकी डबल फोर्स को लेकर जाना पड़ेगा। तो जोंगनेन उसे कहते हैं कि सर वैसे तो जोंगनेन के लोग हमेशा शांत ही रहते हैं, लेकिन
जब हम लोग यहाँ पर अपना कदम उठाते हैं तो हम पूरे के पूरे सेक्टर्स को वाइप आउट कर देते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अपने साथ एल्डर्स और बहुत सारे ट्रूप्स को लेकर जाएंगे अगर हम वहां पर जाने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग आपको एक अच्छी खबर देंगे। हम माउंट हुआ सेक्टर के लीडर को बचाकर ले आए हैं। अलायंस लीडरों से कहता है कि अगर ये मसला तुमने हल कर दिया तो फिर यहाँ पर जितने प्लम ट्रीज हैं जो कि होंग सांजा ने यहाँ पर लगाए हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब यह है कि तुम माउंट हुआ सेक्टर जो है पूरे का पूरा तुम्हें दे दिया जाएगा। और ये बात सुनने के बाद वहां पर से वापस आ जाते हैं और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन और उसकी टीम का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर सोस के पास आता है और आकर उसे कहता है कि सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वक्त आपने एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ लिया है, यानी कि इस वक्त जोंगनेंग सेक्टर का सेक्टर लीडर जो है वो माउंट हुआ सेक्टर लीडर को बचाने के लिए अपनी पूरी फोर्स लेकर इस तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें ये तो नहीं पता चला कि ये काम किसका है, लेकिन वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसका मतलब यह है कि हमने जो चारा डाला था उसे एक बड़ी मछली ने चुग लिया, बस यहाँ पर शिकार करने का वक्त है, उसे हमारे जाल में फंसने दो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जोंगनेन सेक्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जोंगनेन जो होते हैं वो अपने सभी लोगों से कहता है क्या सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है। वहां पर वो अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे होते हैं, आपने उनके पास जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को इकट्ठा किया जाता है। तो वो कहता है हाँ सर 70 सिल्वर रिवर स्वर्ड्स मास्टर, तो साथ में 10 माउंटेन स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन और साथ में हमारे पास कुछ एल्डर्स भी हैं। तो वो कहता है कि बाकी के एल्डर्स का क्या, तो वो कहता है सर एल्डर 5 और एल्डर 7 जो है वो हमारे साथ जाने वाले हैं। और इसी के साथ उनसे पूछते हैं कि 7th एल्डर का क्या वो रिट्रीट में है, यानी कि क्या अभी तक वो वापस नहीं आया, क्या माउंटेन के ऊपर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ सर वो अभी तक वापस नहीं आए। साथ ही मास्टर जोंगनेन कहते हैं और किडनैपर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त किडनैपर्स कहां पर हैं। तो उसका बंदा उसे कहता है कि सर इस वक्त किडनैपर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बूगैंग और बैंगयूंग के दरमियान में हैं, वो लोग इस वक्त वुडैंग माउंटेन के करीब हैं और मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वुडैंग सेक्टर के लोग हमसे पहले वहां पर पहुंच जाएं और जाकर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को बचा लें। ये बात सुनने के बाद मास्टर जोंगनेन उसे कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वुडैंग सेक्टर के लोग कभी भी यहाँ पर नहीं करने वाले। वुडैंग सेक्टर की अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म नहीं हो रही, उनकी अपनी इंटरनल लड़ाई जो है वो नहीं खत्म हो रही। और वैसे भी उन लोगों के पास यहाँ पर ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो कि उनका साथ देकर यहाँ पर इन लोगों को हरा सके जिन लोगों ने माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया है। उनके पास सिर्फ एक ही पावरफुल मास्टर है जो कि इस वक्त माउंटेन के ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है, जिसका नाम मास्टर ह्योन च्योन जिन है। ह्योन च्योन जिन जिसे स्वर्ड गार्ड भी कहते हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो ओल्डर जनरेशन से है और फिलहाल की उनकी जनरेशन के अंदर कोई भी ऐसे एल्डर्स नहीं है जो कि यहाँ पर इन किडनैपर्स को पकड़ सके, इसलिए हमें यहाँ पर उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी फोर्सेस के ऊपर ध्यान देना और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचकर सेक्टर लीडर को बचाना होगा। उस बेवकूफ इंसान को बचाते हैं ताकि हमें यहाँ पर इससे फायदा हो सके। मास्टर जोंगनेन खुद भी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब जबकि हमारे पास सब कुछ रेडी है तो फिर चलो जल्दी से निकलते हैं और जाकर उस बेवकूफ को बचा कर लाते हैं। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 149 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग जाकर हमारे हाजिन के पास से हुआ सेक्टर लीडर मास्टर सांजा को बचा लेंगे या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जोंगनेन जो होते हैं वो अपनी आर्मी को रेडी कर लेते हैं ताकि वो हाजिन की टीम के ऊपर अटैक करके वहां पर से माउंट हुआ सेक्टर लीडर को बचा सकें। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हाजिन को दिखाता है कि वो अपनी टीम के साथ बैठा होता है। वो लोग इस वक्त वुडैंग माउंटेन के पास होते हैं और वहीं पर डेरा लगाकर बैठे होते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि आज तुम सभी लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो, कल सुबह के वक्त हम लोग यहाँ पर से निकलेंगे और आगे हम लोग माउंट वुडैंग के पास पहुंच जाएंगे। तो मिस रिन उसे कहते हैं कि हम लोग रस्ते में किसी शॉप के ऊपर नहीं रुक सकते, मुझे कुछ वाइन वगैरह पीनी है, पीने को कुछ तो होना चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं हम लोग रुकेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, फिलहाल के लिए मिशन जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। तो मिस रेनू से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, उन सारे के सारे प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड मास्टर्स का क्या हुआ, वो 50 सोल्जर जो वहां पर थे, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को रिलीज करने और वहां से भागने में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि वो सभी लोग इस वक्त भी हमारा पीछा कर रहे हैं और यहीं पर हम हमसे काफी ज्यादा दूरी बनाकर रुके हुए हैं। तो मिस रेनू से कहती है क्या वो लोग जहाँ पर हमारा पीछा कर रहे हैं लेकिन वो सारे के सारे स्वॉर्ड मास्टर्स थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े या फिर अपनी जान देने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इनकी राइटियस लाइन्स है वो बहुत ही बुरी तरह से गिर चुकी है, यानी कि इनके मोरल बहुत ही खराब हो चुके हैं। खुद को ये लोग ऑर्थोडॉक्स म्यूनियम के लोग कहते हैं। तो हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि कभी राइटियस लाइन्स जो है उसमें वाकई में राइटियसनेस हुआ करती थी, लेकिन अब वो सारी खत्म हो चुकी है। इनकी राइटियसनेस को देखने के बाद ही बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। डिमोनिक कल्ट के डीमन लफ्ज को ही सुनते ही बहुत सारे आम लोग जो है वो
को ज्वाइन करने को तैयार नहीं होते। लेकिन राइटियसनेस के अंदर यहाँ पर असल में राइटियसनेस खत्म हो चुकी है। जैसे कि हमारे डीमन किंग ने कहा था, डीमन लॉर्ड ने कहा था कि राइटियसनेस इनमें खत्म हो चुकी है और ये सारे के सारे एल्डर्स पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। तो मिस रेनू से कहते हैं क्या तुम उन सभी को बस ऐसे हमें फॉलो करने दोगे? तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, उन्हें ऐसे बस फॉलो करने दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर म्यूरियम के और भी बहुत ही बड़े बड़े सेक्टर्स जो है वो हमारे पीछे आएंगे हम सभी को मारने के लिए। तब यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान है? तो वो कहता है हाँ मेरे पास यहाँ पर एक प्लान है, लेकिन फिलहाल के तुम सभी लोग जाकर रेस्ट करो, मैं मेडिटेट करने के लिए जा रहा हूँ। और हमारा हाजिन जो होता है वो जाकर अपने डिमोनिक ब्लेड को उठाता है और आपको याद होगा कि उसके डीमन लॉर्ड ने उसे नया ब्लेड बनाकर दिया था, लेकिन अभी तक हमारे हाजिन ने इस नए डिमोनिक ब्लेड को यूज नहीं किया। तुम्हारा हाजिन उस ब्लेड को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, सोच रहा था क्या मैं इसे स्विंग करूं। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर डिमोनिक एनर्जी कूट कूट कर बड़ी हुई है, अगर डिमोनिक एनर्जी रिलीज हुई तो सभी को पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि मैं बस यहाँ पर इसको बैठकर मेडिटेट ही कर सकता हूँ, मुझे बस अपनी मास्टरी को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। जब इसे यूज करने का वक्त आएगा मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलेगी। और साथ ही वो उस ब्लेड को अपनी गोद में रखकर वहां पर बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड ने उसे कहा था कि मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी जो है इस ब्लेड के अंदर इम्बेड कर दी और अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को भी इस ब्लेड के अंदर डाल दिया है, ताकि तुम यहाँ पर मेडिटेट करने के दौरान इस ब्लेड के अंदर से उन टेक्निक्स को निकालकर मास्टर कर सको। तो वो वहां पर ध्यान लगाने की स्टेट में बैठा होता है और साथ ही वहां पर उसको महसूस कर रहा होता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि जो डिमोनिक एनर्जी है, स्पेशली डीमन लॉर्ड ने जो मुझे स्पेशल टेक्निक दी है, अपनी टेक्निक, वो टेक्निक जो है दूसरी टेक्निक्स के साथ रेजोनेट नहीं करती, इसी वजह से मुझे यहाँ पर उनको इसको अलग ही मास्टर करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहां पर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि मेरे सेक्टर लीडर ने यहाँ पर इसके अंदर अपनी एनर्जी को एम्बेड किया हुआ है, मुझे उस एनर्जी को यहाँ पर निकालकर अपने लिए मास्टर करना है। तुम्हारा हाजिन वहीं पर बैठ के मेडिटेट करता रहता है और मेडिटेट करते करते वो अपने मास्टर की बातों को भी याद कर रहा होता है कि उसके जो डीमन लॉर्ड है उन्होंने यहाँ पर उसे क्या क्या बातें बताई थी। वहीं पर बैठे बैठे वो सो जाता है। तो सुबह के वक्त हमारा डोंगपिल उसके पास आता है और उसे कहता है कि यंग कर्ल लीडर जल्दी से उठ जाएं। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है वो आंखें खोलता है और कहता है कि ये क्या हुआ, क्या मैं सो गया था? तो वो कहता है हाँ आप बड़े आराम के साथ सो रहे थे, इसी वजह से मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारा हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मैं यहाँ पर बैठे बैठे सो कब गया? तो वो उसे कहता है कि सर यहाँ पर हम लोग तैयार हैं, हम लोग जाने के लिए तैयार है, तो मैं आगे जाकर तैयारियां मुकम्मल करता हूँ। हाजिन कहता है अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। फिर साथ ही हमारा हाजिन अपनी बॉडी की तरफ देख रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी कोर बन गई होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो डोमिनेटिंग डीमन एम्परर की टेक्निक है, लगता है कि इसको मैंने यहाँ पर सोते सोते काफी अच्छे से इंप्रूव कर लिया है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये तो वाकई में काफी कमाल की टेक्निक है, मैं सिर्फ स्वर्ड के अंदर से इसको यहाँ पर मास्टर किए जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा हाजिन कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर इसे ट्राई करके देखूं। इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम सोल सेवरिंग पाम होता है, उसको यूज करता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, एक माउंटेन की तरफ। ये टेक्निक डीमन लॉर्ड पहले भी यूज कर चुके हैं। तो हमारा हाजिन आप सेम टेक्निक को यूज करते हुए सामने माउंटेन के ऊपर अटैक करता है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वहां पर माउंटेन के ऊपर जाकर पड़ती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और इस बात से हाजिन काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या, माउंटेन के ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ, एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा। तो फिर साथ ही वो कहता है कि ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग बात है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लगता नहीं है कि मैं इसको ठीक से मास्टर कर पाया हूँ। और हमारा हाजिन वहीं पर से भाग जाता है और कहता है कि डोंगपिल रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, चलो एक साथ ही निकलते हैं। और इसी के साथ जब हाजिन वहां पर चला जाता है तो दिखाते हैं कि माउंटेन के ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं और उस माउंटेन के अंदर वहां पर एक होल हो गया होता है जहां पर हमारे हाजिन ने अपनी इस टेक्निक को अप्लाई किया था। तो जहां पर हमारी एपिसोड 150 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन जो है अब यहाँ पर जोंगनांग सेक्टर लीडर को भी किडनैप कर लेगा या फिर अब उसका प्लान कुछ और है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 151 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो पूरी तरह से तैयार होता है जोंगनान की आर्मी को फेस करने के लिए। तो गोंग जैचू से आकर इन्फॉर्मेशन देता है कि जोंगनान की आर्मी जो है इस वक्त हमारी तरफ आगे बढ़ रही है और हमारा जो हाजिन होता है वो अपनी गार्ड को वहीं पर रोक देता है। तो उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहीं पर डेरा डालने वाले हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है? तो हमारा हाजिन कहता है हमें कैसा खतरा हो सकता है? तो वो उसे कहता है कि मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि जोंगनान की फोर्सेस इस तरफ आगे बढ़ रही है, वो सभी के सभी लोग यहाँ पर शांति में साउदर्न इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर उनकी स्पीड को देखें तो मुझे लगता है कि वो 2 दिन में इस जगह पर पहुंच जाएंगे। और फिर तुम यहाँ पर अपनी गार्ड लगाकर खड़े हो, क्या तुम इसी जगह को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते हो? क्या तुम इसी जगह के ऊपर अपने आप को डिफेंस दोगे? तो हमारा हाजिन से कहता है कि यहाँ पर ये क्लैश तो होने ही वाला है, यानी कि हमारी फाइट जोंगनान के साथ होकर ही रहेगी। गोंग चैच्यू से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम इसी जगह को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते हो और इसी जगह के ऊपर अपना डिफेंस करने वाले हो। तुम्हारा हाजिन से कहता है कि नहीं, यहाँ पर डिफेंस की बात कर कौन रहा है? अब जबकि हमें यहाँ
पर उनके प्लान के बारे में पहले से पता है कि वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग जाकर उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। तो गोंग जाची कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो माना हाजिन उसे कहता है कि मैं और डोंगपेल हम दोनों वहां पर आगे जाएंगे और रास्ते में उनकी फोर्सेज के साथ क्लैश करेंगे, यानी कि हम दोनों मिलकर वहां पर उनकी फोर्सेज को यहां तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। तो गोंग जाची कहता है क्या तुम दोनों वहां पर अकेले जाओगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम दोनों अकेले ही वहां पर जाने वाले हैं। मिसरीन बुरी तरह से जख्मी है जिसकी वजह से वो बैठकर कल्टीवेट कर रही है, जबकि हमारी अंगवा जो है वो फाइटिंग में अच्छी नहीं है, उसकी मार्शल आर्ट्स अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो जाकर उनसे फाइट कर सके। इसी वजह से उन दोनों को यहाँ पर पीछे ही रुकना पड़ेगा, वो दोनों वैसे भी यहाँ पर फाइटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इसी वजह से हम दोनों वहां पर जाएंगे और जाकर इस सारी फाइट को खुद ही संभालेंगे, क्योंकि ये फाइट वैसे भी तो हम दोनों को ही करनी पड़ेगी। तो गोंग जाची से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों अकेले जाकर उन लोगों को हैंडल करने वाले हो। हाजिन कहता है कि इससे पहले कि वो लोग हमारे करीब पहुंचे हम लोग रास्ते में जाकर उन्हें रास्ता ब्लॉक करेंगे और वहीं पर उनके पर अटैक करेंगे ताकि उन्हें यहाँ पर आने से पहले रोका जा सके। और गोंग जाची वहां पर सोच रहा होता है कि राइटियस अलायंस की टेरिटरी में इस वक्त हमें काफी सारे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर राइटियस अलायंस के लोग हैं, किसी भी तरफ से भी यहाँ पर राइटियस अलायंस की कोई टीम निकल कर आ सकती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर छुप कर बैठ जाए, यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लें, लेकिन हमें यहाँ पर अगर डायरेक्टली जाकर उनके पर अटैक करते हैं यानी पैसिवली अटैक करते हैं तो फिर हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि यही वो सोच है जिसकी वजह से यंग मास्टर को यहाँ पर कल्ट लीडर बनाया गया है, यानी कि यंग मास्टर यानी सक्सेसर बनाया गया है, क्योंकि इसकी सोच जो है बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है और इसी वजह से यहाँ पर यंग मास्टर बनने के लायक है। हाजिन उससे पूछता है कि बताओ क्या तुमने नॉर्थ आइस पैलेस के लोगों को मैसेज भिजवा दिया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने नॉर्थ के आइस पैलेस के लोगों के लिए 5 हाक्स भिजवाए जो कि काफी ज्यादा तेज हैं और बहुत ही जल्दी उन लोगों को मैसेज मिल जाएगा। साथ ही माना हाजिन उससे पूछता है कि आप मुझे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के बारे में बताओ कि उन लोगों की तरफ से क्या कोई मूवमेंट्स हैं। तो वो कहता है कि हाँ उन लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ हाई लेवल के एक्सपर्ट्स को भेजा है ताकि वो यहाँ पर से अपनी मिस्ट्रेस को और उसके गार्ड को वापस लेकर जा सके। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन गई है जो हमने उनके पास भिजवाई थी उसके मुताबिक उन्हें बताया गया है कि उनके यंग मिस्ट्रेस और साथ में उनके साथ जो उसका गार्ड है वो लोग कहां पर है, उनकी लोकेशन मैंने उनको बताई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पर भेजा है। लेकिन उन हाई लेवल के एक्सपर्ट्स के यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्रेस को रिट्रीव करना नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो मेरे लिए भी यहाँ पर आने वाले ताकि मुझे मार सके। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर वो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि वो सारे के सारे टॉप क्लास के एक्सपर्ट्स होने वाले हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो कम हो गए हैं जो हमारा पीछा कर रहे थे, यानी कि प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के जो लोग थे वो हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन उनमें से आधे रह गए हैं। लगता है कि तुम यहाँ पर अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर मैं अपना काम ठीक तरीके से तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर इन लोगों को वहां पर जाने के लिए उकसाया नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिलाई कि माउंट हुआ सेक्टर की जो आर्मी थी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड जो थी उसके जो लोग थे जो आपका पीछा कर रहे थे उनमें से आधी स्क्वाड के लोग हैं वो मिस्ट्रेस के पीछे चले गए ताकि वो जाकर मिस्ट्रेस को पकड़ सके, जबकि आधे लोग इस वक्त भी आपका पीछा कर रहे हैं और वो आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन अब जबकि वो यहाँ पर मिस्ट्रेस का पीछा कर रहे हैं, जो टीम उनका पीछा कर रही है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर उनके एक्सपर्ट से मुकाबला करेगी, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो अपनी यंग मिस को लेने के लिए आ रहे हैं और इसी वजह से उनका वहां पर आमना सामना होना तो पक्की बात है। और हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या है तुमने यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्क्वाड से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने यहाँ पर अपनी फोर्सेस को हाफ किया और आधे लोगों को मिस्ट्रेस के पीछे भेज दिया ताकि जाकर उसे पकड़ सके। तो गोंग जाची उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उन लोगों को ये करने का बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने बस उन लोगों को यहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन दी, मैंने उन्हें जाकर रियल टाइम में उसकी लोकेशन के बारे में बताया कि मिस्ट्रेस और उसका गार्ड कहाँ पर है। ये फैसला उन लोगों का अपना था, वो स्क्वाड जो है वो खुद से यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट गई, आधे लोग आपका पीछा कर रहे हैं और आधे लोग जो है वो यंग मिस्ट्रेस का पीछा करने के लिए उसके पीछे चले गए हैं। तो हमारा हाजिन कहता है क्या ये काम उन लोगों ने खुद अपने आप से किया है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। गोंग जाची उनसे कहता है क्योंकि उन लोगों का जो वाइस सेक्टर लीडर था वो मर चुका है, साथ ही उनका जो माउंट हुआ का पैट्रियार्च है वो किडनैप हो चुका है, तो इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर इस बात में काफी ज्यादा शर्मिंदा होंगे कि वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि उन्हें पता चला कि वो जिस बंदे को ट्रेड करने के लिए वहां पर गए थे यानी सेक्टर लीडर जो थे वहां पर से फोर्ट्रेस की मिस्ट्रेस को उठाने के लिए गए थे और इसी वजह से वो लोग जैसे उन्हें पता चला कि मिस्ट्रेस और उसका गार्ड जो है वो यहाँ पर इस तरफ भागकर जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी फोर्सेस को स्प्लिट कर दिया ताकि वो यहाँ पर शर्मिंदगी से बच सके कि उनका सेक्टर लीडर जो किडनैप हो चुका है अगर वो वापस आता है तो इस बात से खुश होगा कि उन्होंने यहाँ पर मिस्ट्रेस को भी बाजियाब यानी मिस्ट्रेस को भी पकड़ लिया है। हाजिन उसे कहता है कि चलो फिर इस सारी बात को यहाँ पर समराइज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त राइटियस ह्यूमन अलायंस जो है वो ऊपर से बैठकर ये सब कुछ देख रही है। जोंगलैंड की फोर्सेस जो है वो हमारे फ्रंट पर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि वो हमारी तरफ आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ से मिस्ट्रेस और उसका गार्ड जो है वो जंगल में ऑपोजिट डायरेक्शन में भागकर जा रहे हैं, जिनमें से आधी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड जो है वो उनका पीछा कर रही है जबकि आधी स्क्वाड जो है हमारे पीछे आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से कुछ एक्सपर्ट्स को भेजा गया है जो कि पहले जाकर अपनी मिस्ट्रेस को बचाएंगे और उसके बाद वहां पर से हमारी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर सारी की सारी बात को देखा जाए तो दोनों फोर्सेस का आपस में टकराना तो तय है, यानी कि यहाँ पर प्लम ब्लॉसम
स्क्वाड जो है वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ टकराने वाली है, यानी कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस अलग है और राइटियस अलायंस जो है वो अलग है। और अगर ये दोनों आपस में फाइट करें तो उसके लिए एक बहुत ही बड़े ट्रिगर की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जहां पर गोंग जाची ने उस ट्रिगर का बंदोबस्त किया होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करने का बंदोबस्त किया है जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस आपस में क्लैश करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, कहीं तुमने ये फैसला तो नहीं किया तुम यहाँ पर उस मिस्ट्रेस को मार डालोगे, जिसकी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों को ये लगेगा कि प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के लोगों ने उनकी मिस्ट्रेस को मारा है, जिसकी वजह से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस इवनली राइटियस अलायंस के खिलाफ हो जाएगी और दोनों की आपस में जंग स्टार्ट हो जाएगी। गोंग जाची उसे कहता है कि हाँ मेरा प्लान तो यही है, मैं यही करने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ये बात बताता हूँ, कैसा मत करना। तो गोंग जाची उसे कहता है क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की जो मिस्ट्रेस है वो क्लियरली एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बदतमीज औरत है और काफी ज्यादा लेविश जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसे यहाँ पर इस तरह से मार डाले, हम लोग उसे अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर देखा जाए अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है तो वो इनोसेंट लोगों में आती है, जिस तरह से आम लोग होते हैं, बिल्कुल वो एक आम इंसान ही है। तो मैं यहाँ पर और ज्यादा इनोसेंट ब्लड नहीं बहाना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए और बहुत सारे लोगों की जान लिया जो कि बहुत ज्यादा निर्दोष थे, लेकिन मैं यहाँ पर किसी और निर्दोष इंसान को मरते हुए नहीं देख सकता। गोंग जाची से कहता है लेकिन जंग मास्टर आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी जंग होती है तो उसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। हमारा हाजिन उसे कहता है कि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैजुअलिटीज होती हैं, यानी बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर प्राउड किया जा सके या फिर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे प्लान करके पूरा किया जा सके। लेकिन मेरा फैसला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस औरत को मत मारना, मैं नहीं चाहता कि वो औरत यहाँ पर जान से जाए और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है। तो गोंग जाची उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि बिना उस औरत को मारे यहाँ पर मैं दोनों फोर्सेस को आपस में क्लैश करवा सकूं। मैं कुछ ऐसा बंदोबस्त करता हूं कि वो दोनों फोर्सेस आपस में फाइट करना शुरू कर दें। तो हाजिन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब ठीक है अब हमारी बारी है, हम लोग जाते हैं और जाकर जोंगनैन की आर्मी से निपटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 151 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन और डोंगपिल दोनों जाकर जोंगनैन की आर्मी का सामना करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गोंग जाची जो होता है वो हमारे हाजिन की बात समझ जाता है कि हमें मिस्ट्रेस को नहीं मारना और इसके बावजूद स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और अलायंस लीडर दोनों के दरमियान में क्लैश करवानी है। तो हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर हमारी बारी है, डोंगपिल हम दोनों यहाँ पर से निकलने वाले हैं ताकि जाकर जोंगनैन की आर्मी को रास्ते में ब्लॉक किया जा सके। और इसी के साथ ही जोंगनैन पैट्रियार्च के बारे में बताया जाता है कि जोंगनैन पैट्रियार्च की उम्र जो है इस वक्त 49 है और वो 7 साल पहले अपने सेक्टर का लीडर बना था और उसे थंडर क्लाउड स्वर्ड सैंग गैग भी कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। अगर देखा जाए तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर और माउंट जोंगनैन सेक्टर लीडर दोनों की पावर लेवल तकरीबन सेम ही है और उसके पास एक बहुत ही खास तलवारबाजी का स्टाइल है। तो हमारे जो हाजिन होता है उसके पास ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गोंग जाची लेकर आया होता है। तो वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल क्या तुम इस बंदे को हैंडल कर लोगे? तो वो कहता है जी सर मैं कर लूंगा। तो हाजिन कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट इस वक्त ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम का एक सेक्टर लीडर है। सेक्टर लीडर इसी तरह बनते हैं क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा खास होते हैं और पावर के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे फाइट करके जीतना इतना भी आसान नहीं होगा। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मुझसे फाइट करके जीतना भी इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा हाजिन कहता है देखो तो जरा तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अगर तुम उससे फाइट में जीत नहीं पाओ, तुम्हें लगे कि तुम जीत नहीं पाओगे, तुम्हें बस फाइट को थोड़ा सा और स्लो करना होगा ताकि मैं अपनी तरफ से सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे तक पहुंच सकूं। तो वो कहता है लेकिन मास्टर आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस सेक्टर लीडर को खुद ही हरा दूंगा। तो हमारा हाजिन कहता है क्यों नहीं, इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोर्श का दिखाया जाता है क्योंकि उनका जो थंडर क्लाउड एल्डर होता है, यानी एल्डर जोंगनैन जो होता है वो अपने सोल्जर्स के साथ नहीं होता बल्कि वो अलग जा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से उनकी आर्मी जो होती है वो अलग आ रही होती है। उनकी जो स्क्वाड होती है उसके साथ एल्डर 5 और एल्डर 7 होते हैं। तो वो दोनों एल्डर्स जो होते हैं उनको लीड करके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी कि वो स्नीक अटैक करने के लिए वहां पर उस रास्ते को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे हाजिन को तो पहले से पता होता है कि उनका रूट क्या है। तो इसी के साथ ही एल्डर्स कहते हैं कि जब भी हम लोग इस जगह के ऊपर आते हैं ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस होती है क्योंकि कभी यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था। हमारी अलायंस और लीग की तरफ से यहाँ पर फैसला किया गया था कि वुडेंग सेक्टर के जो सॉर्सरर्स हैं जो कि यहाँ पर काले जादू को यूज किया करते थे उन सभी लोगों को यहाँ पर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर जिंदा बचा है, एक एल्डर जो कि माउंटेन के ऊपर बैठ कर कल्टीवेट करता रहता है। काश उन जैसा एक एल्डर हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता तो हम लोग भी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक फोर्स बन सकते थे। जैसे जैसे वो लोग वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते
करते हैं तो वो कहता है कि हमें बस यहाँ पर से इस गोर्ज को पार करके बाहर निकलना और उसके बाद हमें अपने दुश्मन के साथ सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ऊपर से धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक से भूकंप आ जाता है और ऊपर जो उनके दोनों साइडों के ऊपर गोर्ज होती है वहां पर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक से यहाँ पर भूकंप कहां से आ गया और साथ ही वहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं जिससे उनके सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया है, इतना बड़ा भूकंप कैसे आ सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर उस रास्ते के ब्लॉक होने के बाद बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही होती है और हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से निकलता है और उनसे कहता है तो जहां पर सारे के सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो चुके हैं तो अब यहाँ पर तुम सभी लोगों की पेस्टिसाइड करने का वक्त आ चुका है। तो इसी के साथ ही एल्डर 7 चलाकर उसे कहते हैं कौन है वहां पर। तुम्हारा हाजिन वहां पर से निकलता है और उसे कहता है कि कौन हो सकता है यहाँ पर। मैं वही हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हारा रास्ता ब्लॉक किया है, जिसने यहाँ पर तुम्हें आगे जाने से रोका है। यानी कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिस दुश्मन का सामना करने के लिए तुम यहाँ पर पूरी आर्मी लेकर आए हो। तो एल्डर 7 उसे कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है और तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग जोंगनैन आर्मी की स्क्वाड हो। तो एल्डर 5 उसे कहता है कि जब तुम्हें हमारे बारे में पता है फिर तुम हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं ऐसे किसी को जाकर मार डालूंगा जिसे मैं जानता भी नहीं होऊंगा। मैं तुम सभी को मारने के लिए आया क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो। ये बात सुनते ही एल्डर 5 जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे जैसा एक बच्चा हमारे सामने खड़े होकर इस तरह की बात करेगा। वो इसी के साथ ही अपनी स्क्वाड से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस बच्चे को पकड़ कर लाओ, मेरे सामने इसके घुटने टेको। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी सेंसेस को यूज करते हुए इस बात को कंफर्म करता है कि उसके आसपास और कोई भी नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ यही स्क्वाड है। दोनों तरफ से जो है वो गोर्ज है और पीछे के रास्ते में इनके पीछे कोई भी इनको फॉलो नहीं कर रहा। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैं इस जगह के ऊपर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ। पिछले कई महीनों से मैंने जहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है तो फाइनली मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा। पहले भी यहाँ पर मैं फाइट कर चुका हूँ लेकिन डिमोनिक एनर्जी को सील रखकर मुझे फाइट करना पड़ी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरी एनर्जी को सेंस नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जैसे वहां पर अपनी डिमोनिक आर्ट्स को रिलीज करता है, डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। आपको पता ही है क्योंकि वो यहाँ पर डीमन लीडर बनने के लिए यानी डीमन गार्ड बनने के लिए सिलेक्ट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुत सारी पावर होगी। तो ये देखते ही एल्डर 5 और एल्डर 7 जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इसके पास तो डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कल्ट से यहाँ पर आया है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनके स्क्वाड के मेंबर्स को काटना शुरू कर देता है। तुम्हारे हाजिन के लिए इन सभी स्क्वाड मेंबर्स को मारना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल स्क्वाड मेंबर्स होते हैं और बड़ी तेजी के साथ हाजिन उन सभी को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है। और एल्डर 7 जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है कि इसको हैंडल करना इतना भी आसान होने वाला है। ये तो बिल्कुल एक डीमन है, यानी कि डीमन कल्ट का एक डीमन है जो कि हमारे सामने अपीयर हुआ है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहां पर हमारा डोंगपिल जो होता है वो अपने ओपोनेंट के सामने आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम सैंग गैक है, क्या तुम ही थंडर क्लाउड स्वर्ड ऑफ जोंगनैन हो। सेक्टर लीडर के साथ उसका जो साथी होता है उसे कहता है कि कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर के सामने इस तरह से खड़े होकर उनका नाम लेने की। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि मैंने जहां पर तुमसे एक सवाल पूछा है। तो इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है। जैसे वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो सेक्टर लीडर कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक डिमोनिक स्वर्ड है, तुम्हारी एनर्जी डिमोनिक है, तुम्हारे जैसा एक डिमोनिक कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। डोंगपिल उसे कहता है कि मेरे जैसा एक डिमोनिक कमीना यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है क्योंकि यहाँ पर मेरी फाइट तुम्हारे साथ होने वाली है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 152 का भी एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 153 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर स्क्वाड के सामने खड़ा होता है और उसके सामने स्क्वाड के सभी लोग होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा डोंगपिल जो होता है वो सेक्टर लीडर से फाइट करने के लिए गया होता है, जहां पर सेक्टर लीडर जोंगनैन और साथ में उसका कैप्टन होता है, उसकी स्क्वाड का कैप्टन, वो दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ जब वो चलते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर पत्थर गिरते हुए महसूस होता है क्योंकि उसी वैली के दूसरी तरफ हमारा हाजिन फाइट कर रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने सुना था कि ये वाली जो पहाड़ है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है और किसी वक्त भी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड के अंदर से भी कंपन महसूस हो रही है, ऐसे लगता है जैसे कि दूसरी तरफ फाइट हो रही हो। तो उसका कैप्टन उसे कहता है कि हाँ सर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे दूसरी तरफ हमारी स्क्वाड किसी से फाइट कर रही है। इसके साथ ही मास्टर जोंगनैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर कहीं पर छुपे हुए हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है वो क्लिफ के पीछे से निकलकर सामने आ जाता है। जब उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उससे पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारा नाम सैंग गैक है, क्या तुम्हें लाइटनिंग क्लाउड स्वर्ड कहते हैं, क्या तुम जोंगनैन सेक्टर के लीडर
लीडर हो। तो ये बात सुनने के बाद वाइस सेक्टर लीडर या कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर से इस तरह से बात करने की, हाई तुम हो कौन और हमारे सामने यहाँ पर खड़े क्यों हो। जबकि हमारा डोंगपिल जो होता है वो मास्टर जोंगनैन की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि जिस तरह से मेरे यंग मास्टर ने कहा था, मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई मुझसे ज्यादा स्किल्ड और मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे यहाँ पर अपना पूरा जी जान लगाना होगा अगर मुझे इस बंदे से अपनी फाइट को जीतना है। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने वाला हूँ। जबकि मास्टर जोंगनैन अपनी तलवार निकालते और कहता है कि तुम ही कमीने लोगों ने यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर को किडनैप किया है। तो हमारा डोंगपिल उसकी बात को इग्नोर करते ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है। जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वाइस कैप्टन जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर मास्टर जोंगनैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना यंग है लेकिन इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ट्रमेंडस कैसे हो सकती है, यहाँ तक कि उसने यहाँ पर मेरी टेक्निक को भी पिछाड़ दिया है। तो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं। जबकि हमारा डोंगपिल बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो कहता है कि इसके रिएक्शन स्पीड तो बहुत ज्यादा है, हालांकि पीछे हटने के बाद इसने फौरन मेरे पर अटैक कर दिया। तो मास्टर जोंगनैन के चेहरे के ऊपर वहां पर एक कट लग जाता है, लेकिन मास्टर जोंगनैन अब यहाँ पर अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे पर जिस तरह से अटैक किया तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक एक्सपर्ट हो। तुम लोगों ने यहाँ पर ये सारी की सारी प्लानिंग की हुई थी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर मुझे मेरे कैप्टन को हरा पाओगे। और वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा डोंगपिल जो होता है वो भी आगे से अपनी तलवार घुमाकर उसकी तलवार के अटैक के साथ अपनी तलवार को टकराता है। जब वो दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कैप्टन साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और उनको महसूस कर रहा था और कहता है कि इन दोनों की स्पीड इतनी है कि मैं यहाँ पर इन दोनों को देख नहीं पा रहा, दोनों की स्ट्रेंथ इतनी है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन कांप रही है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है जिसकी उम्र यहाँ पर तकरीबन मेरी उम्र के बराबर होगी, ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं पूरी एक स्क्वाड का लीडर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। और वो वहां पर उस फाइट की वजह से उड़कर आने वाले पत्थरों को ब्लॉक कर रहा था, इसके ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो फाइट के बीच में जाकर ना तो डोंगपिल को रोक सकता, ना ही अपने मास्टर को बचा सकता है। यहीं पर से दिखाते हैं कि हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर उस मास्टर को एक जबरदस्त किक मारता है। जब उसे किक मारता है तो मास्टर अपनी तलवार के हैंडल के साथ उसकी किक को ब्लॉक करते हैं और साथ ही नीचे से अपना हाथ यूज करते हुए अपनी पाम टेक्निक के साथ डोंगपिल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो डोंगपिल को लगता है कि वो इस अटैक को अवॉइड नहीं कर पाएगा, तो अपने बाजू सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, डोंगपिल उससे काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और उसके बाद दिखाते हैं कि मास्टर जो होते हैं अपने हाथ की तरफ देखते हैं। मास्टर जोंगनैन जब अपने हाथ में देखते हैं तो उसके हाथ के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर इस तरह की ट्रिक्स कैसे यूज कर सकते हो, तुम तलवारबाजी की फाइट में यहाँ पर इस तरह के छोटे वेपन्स यानी हिडन वेपन्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो डोंगपिल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कोई फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर एक ही रूल के साथ फाइट करेंगे, यहाँ पर लाइफ टू डेथ हो रहा है, या तुम मरोगे या मैं मरूंगा, तो फिर यहाँ पर जो चाहे वो मेथड यूज करो, जो चाहे वेपन यूज करो। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है वहां पर अपनी याक्षा टेक्निक को रिलीज करता है। जो अपनी याक्षा टेक्निक को रिलीज करता है तो ये देखते ही मास्टर जोंगनैन समझ जाता है कि जो डिमोनिक कल्ट का एक बैस्टर्ड है, तो वो कहता है कि जो तो डिमोनिक कल्ट की टेक्निक है, याक्षा टेक्निक को मैं पहचानता हूं। और डोंगपिल सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। यहीं पर दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, क्योंकि हमारे हाजी ने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, इतने सारे लोगों को मार का ढेर लगा दिया होता है। अब वहां पर 5th एल्डर और 7th एल्डर उसके सामने अपनी बाकी की स्क्वाड को लेकर खड़े होते हैं। 7th एल्डर कहता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग जोंगनैन सेक्टर की प्राउड आर्मी है, हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते। और इसी के साथ 7th एल्डर अपनी तलवार लेकर हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ उसकी तलवार उड़ती हुई दिखाई देती है और हमारा हाजिन जो था वहीं पर से उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो था उसी की तलवार को वहां पर कैच करता है और उसी की तलवार को पकड़ने के बाद उसको सर से पकड़ता है, उसकी तलवार उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है तुमने कहा कि तुम लोग जोंगनैन की प्राउड आर्मी हो, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही वो उसकी गर्दन काट देता है। जबकि बाकी के सभी लोगों का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, वो सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि एल्डर म्योंग जहां पर मर गया है तो हम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे। और 5th एल्डर वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के ने हमारे 7th एल्डर को कितनी आसानी से मार डाला। और सभी सोल्जर सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर से भागकर चले जाएं, लेकिन क्योंकि वो राइटियस सेक्टर के लोग हैं इसी वजह से वो भागकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि राइटियस सेक्टर के डिसाइपल्स को यही सिखाया जाता है कभी फाइट से भागना नहीं है। और एल्डर उनसे कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, अगर हम लोग यहाँ पर से नहीं जा पाएंगे तो इस बात का डर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि ये कमीने यहाँ पर से भागने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि फाइट करेंगे, क्योंकि राइटियस लाइंस के लोग अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत को आगे रखते हैं, लेकिन इन लोगों के पास यहाँ पर भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो सभी सोल्जर जो होते हैं वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, अपनी तलवारें उठाते हैं और 5th एल्डर जो होता है सभी को वहां पर लीड कर रहा होता है। लेकिन हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ एक एक करके सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को मारता मारता 5th एल्डर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, ऐसे लगता है जैसे हमारा सामना किसी मॉन्स्टर के साथ हुआ है। तो हाजिन उसका एक बाजू काट कर आगे गुजर
चाहता है। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो इसी के साथ ही एल्डर की तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि बताओ क्या तुम डिमोनिक कल्ट के लीडर हो। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कमीने और बेकार लोगों को मारने के लिए हमारे कल्ट के लीडर को खुद यहाँ पर आने की जरूरत है, जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कल्ट का लीडर नहीं हूँ। तो सेवंथ एल्डर उसे कहता है कि हीवंस तुम्हें जरूर पनिश करेंगे, तुमने यहाँ पर जो भी घिनौने क्राइम किए हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता और इसी के साथ ही फिफ्थ एल्डर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी वो हमारे हाजिन के करीब पहुंचते हैं, हमारा हाजिन वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन उड़ा देता है और उस एल्डर को भी मार देता है। तुम्हारे हाजिन ने वहां पर 180 लोगों को मार दिया। 180 लोगों की ये स्क्वाड जो थी यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के एल्डर को बचाने के लिए आई थी। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इन सभी के मरने के बाद अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने थोड़ी ज्यादा रूथलेसनेस दिखा दी, हालांकि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के नाते और साथ ही यहाँ पर इन सभी लोगों से बदला लेने के नाते मुझे सब कुछ करना पड़ा। अब साथ ही वो डोंकबिल की तरफ आगे बढ़ता है कि वो भी अपनी फाइट को खत्म कर चुका होगा। तो उसी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा डोंकबिल अभी भी फाइट कर रहा था। दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि हमारा जो डोंकबिल होता है वो यहाँ पर अपनी याक्षा बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद अब उसकी जो हीलिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है। तो वो कहता है कि वाजरा याक्षा बॉडी की वजह से मेरी हीलिंग पावर्स काफी ज्यादा कम रह गई है, मैं यहाँ पर एक बड़े डिसएडवांटेज में हूँ। और इसी के साथ ही जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कैप्टन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, अब जबकि तुम कमजोर पड़ गए हो तो इसका मतलब यह है कि मैं भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा डोंकबिल भी वहां पर सोच रहा था कि अब ये कमीना जहाँ पर कहां पर बीच में पड़ गया। जब वो उसकी तरफ देख रहा था इसी के साथ ही वो गार्ड चलाकर कहता है कि सर अभी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करें। और इसी के साथ ही मास्टर अपनी तलवार लेकर पीछे से निकलते हैं और आकर डोंकबिल की बॉडी के आर पार कर देते हैं। और हमारा डोंकबिल जो होता है वहां पर तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो हमारा डोंकबिल वहां पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन उसे कहता है कि कमीने कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ हमारे जोंगनैन सेक्टर के ऊपर अटैक करोगे और तुम लोग यहाँ पर से अपनी मनमानी करते फिरोगे। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन को भी एक झटका लगता है, क्योंकि एक तलवार उनकी बॉडी के भी आर पार हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये कैसे हो गया। डोंकबिल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे करीब आकर, क्योंकि मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था कि ये फाइट लाइफ एंड डेथ की होने वाली है, यानी कि मैं मरने के लिए तैयार था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डोंकबिल जो होता है तलवार उसकी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन वो भी अपनी तलवार मास्टर जोंगनैन की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैन जख्मी हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं कि इस लड़के ने ये कैसे किया। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मूव कैसे कर सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल आर्ट्स और अपनी सेलेस्टियल की एनर्जी को यूज किया था। और जब वहां पर महसूस करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी होती है। तो वो कहता है क्या कहीं यहाँ पर इसकी डिमोनिक एनर्जी इतनी प्योर और इतनी पावरफुल तो नहीं है कि जहाँ पर मेरी सेलेस्टियल आर्ट्स यानी कि मेरी राइटियस आर्ट्स और मेरी राइटियस की एनर्जी इसके सामने टिक नहीं पा रही। और उनके हाथ से तलवार छूट जाती है और उसके मुंह से वहां पर ब्लड बह रहा था और इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो डोंकबिल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हारने वाला हूँ, तुम इस बारे में भूल गए थे कि मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर। और इसी के साथ ही डोंकबिल अपनी तलवार को पीछे की तरफ खींचता और साथ ही उसके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त घुटना मारता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगनैन उड़ते हुए काफी दूर पीछे जाकर गिरते हैं। और गिरने के बाद वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी तलवार को पकड़कर खड़ा होता है, साथ ही तलवार को खींच रहा होता है। लेकिन हमारा डोंकबिल जो होता है अपनी तलवार जो उसकी बॉडी की नसी होती है उसे बाहर की तरफ निकालता है और साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और उसका वाइस कैप्टन जो होता है साइड के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने यहाँ पर हमारे कैप्टन को इतनी आसानी के साथ हरा दिया है। एक डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर को मारने वाला है। तो डोंकबिल उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहने वाले हो, क्या तुम अपने सेक्टर लीडर की मौत का बदला नहीं लेने वाले, क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक नहीं करोगे। तो इसी के साथ ही वो भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे सेक्टर लीडर को जख्मी करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंच रहा था इसी के साथ उसके सर पर एक जबरदस्त किक पड़ती है, क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर बीच में पहुंच जाता है। तो हाजिन आकर उसे किक मारता है, जिससे उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, वहीं पर टकराकर वो मर जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरे साथियों को मार सकते हो। और वो हमारा डोंकबिल से कहता है कि सेक्टर लीडर लगता है कि मैं काफी लेट हो गया, आप तो अपना काम खत्म करके आ भी गए हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लेट, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर लेट ही होने वाले हो, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर सेक्टर लीडर यानी जोंगनैन सेक्टर लीडर को इतनी आसानी के साथ हरा सकते हो। हालांकि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब है, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर खून में लिपटे हुए होगे, तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी की वैसी है। डोंकबिल उसे कहता है कि यंग मास्टर मेरे स्किल्स जो है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, मुझे यहाँ पर ये बात पता है कि मेरे स्किल्स मास्टर जोंगनैन से काफी ज्यादा कम थे। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो यहाँ पर तुम दोनों की फाइट के आसार देखकर ही मुझे पता चल रही है, जिस तरह से तुम लोगों ने यहाँ पर
फाइट किया और साथ ही हमारा हाचिन आगे बढ़ता जाकर मास्टर जोंगनैन की बॉडी के अंदर से तलवार बाहर निकालता और साथ उसे कहता है पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड के ऊपर जो जीता है, जो जिंदा खड़ा होता है वही यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरीके का क्यों ना यूज करे, चाहे पॉइजन को यूज करे, हिडन वेपन्स को यूज करे, सिर्फ और सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें हारना नहीं है और तुम्हें एंड के ऊपर जिंदा खड़े रहना है। और मास्टर जोंगनैन कहता है कि तुम लोग कौन हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। लेकिन हमारा हाचिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए हमारे डोंगबिल को वहां पर जिंदगी के लेसन दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर इस बंदे ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, इसे लगा कि तुम इससे कमजोर, इसी वजह से उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि तुम यहाँ पर इसको ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा देख रहे हो और इसी वजह से तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत पाए हो। और डोंगबिल वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया है। लेकिन जंग मास्टर की बातें जो है मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट दे रही है, वो काफी ज्यादा अच्छी बातें करते हैं जिससे मुझे काफी ज्यादा हौसला मिल रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा हाचिन जो होता है वो जंग मास्टर जोंगनैन को अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है कि अब जबकि हमने सारी की सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं तो चलो अब जल्दी से यहाँ पर आग भड़काने का वक्त है, हमें बस यहाँ पर आग जलानी है और उसके बाद हम लोग इस आग को बैठकर सेंकेंगे और इसके मजे लेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं। जबकि सेम टाइम के ऊपर ये खबर जो होती है पूरी की पूरी म्यूजियम में फैल जाती है। वहां पर सभी लोगों को पता चलता है कि दो मास्टर्स यानी कि मास्टर होंग सांजा और मास्टर सैंगगैक दोनों किडनैप हो चुके हैं और दोनों को यहाँ मास्टर्स नहीं थे बल्कि दोनों यहाँ पर राइट के सिमली अलायंस के दो पावरफुल सेक्टर्स यानी कि जोंगनैन सेक्टर, माउंट हुआ सेक्टर के सेक्टर लीडर्स थे और दोनों को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया। और इस वक्त पूरे के पूरे नॉर्थ यांगजी रिवर की तरफ हर तरफ यहाँ पर केओस मची हुई है। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान और सोच रहे हैं कि यहाँ पर राइटियस अलायंस के साथ हो क्या रहा है। और सभी लोगों को यहाँ पर एक बात जो है वो पता चली है कि ये सब कुछ किसने किया है, ये नॉर्थर्न आइस पैलेस की यंग मिस ने किया है। नॉर्थर्न आइस पैलेस के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर राइटियस अलायंस के गढ़ के अंदर घुसकर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं और उसके साथ दो मिस्टीरियस गार्ड्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। नॉर्थर्न आइस पैलेस 4 आइस पैलेसेस में से एक है जो पैलेस आउटर वॉल्स में, जिनमें 20 पैलेस भी है और साउथर्न आइस पैलेस भी है। और ये लोग जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आकर सेक्टर लीडर्स को किडनैप कर सके। इसी वजह से बाकी के जितने भी सेक्टर लीडर्स हैं वो सभी के सभी लोग आकर अपना गुस्सा नॉर्दर्न आइस पैलेस के ऊपर निकाल रहे होते हैं। और हिमालय राइटियस अलायंस का जो लीडर होता है सैम, उसके पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, उन लोगों ने हमारे सेक्टर लीडर्स को किडनैप किया और कल कुछ यहाँ पर हमारे पर अटैक कर सकते हैं। हमें नॉर्दर्न आइस पैलेस के लोगों से इसका जवाब चाहिए होगा, हमें उनको लेटर लिखना चाहिए और उनको पूछना चाहिए या फिर हम लोग यहाँ पर उनसे फुल ऑन वार करेंगे। इसके बाद जब उनके पास अगला लेटर पहुंचता है जो कि यहाँ पर नॉर्दर्न आइस पैलेस की तरफ से होता है, तो नॉर्दर्न आइस पैलेस में जहाँ पर रिन का ब्रदर अब यहाँ पर नया पैलेस मास्टर बन चुका है, तो वो लोगों से कहता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हिमालय राइटियस अलायंस इस सब के पीछे है, जो कि सीक्रेटली जहाँ पर हिमालय ड्रैगन पैलेस, स्वर्ड पैलेस और बीस्ट पैलेस के साथ मिलकर काम कर रही है और उन सभी के साथ मिलकर वो हमारे पैलेस को हराने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर वो इसकी जिम्मेदारी ले लेता है, यानी कि वो सारे के सारे जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि हमने यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर, माउंट जोंगनैन सेक्टर के सेक्टर लीडर्स को किडनैप किया है और जो लोग इस सब में शामिल थे, जिन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप करवाया था, वो लोग आकर हमसे माफी मांगे और अपने अपने सेक्टर लीडर्स को वापस ले जाएं। तो ये बात जो होती है जब उन लोगों तक पहुंचती है तो वो लोगों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि नॉर्दर्न आइस पैलेस के लोग इस सब में शामिल हैं। लेकिन हिमालय राइटियस अलायंस के पास यहाँ पर इस सारे के सारे रूमर्स को डिनाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि बीस्ट पैलेस के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। ड्रैगन पैलेस और आइस पैलेस के साथ मिलकर उन लोगों ने यहाँ पर कोई भी सीक्रेटली चाल नहीं चली और ना ही वो नॉर्दर्न आइस पैलेस के खिलाफ हैं। मास्टर डैम सॉयोंग अपने लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आसपास लेटली जो खबरें फैल रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय राइटियस अलायंस को बुरा दिखाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हमें इन सभी बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम सभी लोग शांत रहो, हमें यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है कि हाउस सेक्टर के लोग यहाँ पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं और जब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हाउस सेक्टर के लोग गलत इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं, इसी के साथ ही बैगर सेक्टर जो कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो भी जाना जाता है कि वो लोग भी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करते हैं, वो एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए और भी ज्यादा शॉकिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नई इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड 154 को यहाँ पर एंड करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक नई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि बैगर सेक्टर की तरफ से आती है। तो इसी के साथ ही मास्टर डैम सोयोंग अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं तो एक बंदा भागता अंदर आता है और कहता है कि सर मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज है, मुझे अभी भी यहाँ पर एक नई न्यूज मिली है। तो वो से कहता है कि सर जो नई न्यूज मिली है उसके मुताबिक जो हमारी माउंट हुआ सेक्टर के जो प्लम ब्लॉसम स्क्वाड थी, प्लम ब्लॉसम स्क्वाड जो थी वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की यंग मिस का पीछा कर रहे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि उनके
ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था। ये खबर जो है वहां पर से डायरेक्टली स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से आ रही है कि उनकी जो एक बहुत ही एलीट स्क्वाड थी जो कि अपनी यंग मिस को बचाने के लिए और उन्हें रिकवर करने के लिए गए थे, उन लोगों ने वहां पर रास्ते में देखा कि प्लम ब्लॉसम स्क्वाड के लोग उनके पर अटैक कर रहे हैं, उनके यंग मिस को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन लोगों ने वहां पर सभी लोगों को गुस्से में मार डाला। उन्होंने पूरी की पूरी प्लम ब्लॉसम स्क्वाड को वहीं पर मार डाला और साथ ही उन लोगों ने एक लेटर भेजा है कि वो हमसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि आखिर माउंट हुआ सेक्टर के लोग उनकी यंग मिस को क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डैम सोयोंग कहता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई ना कोई तो है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। तो वो कहता है कि हम लोग इस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो उसका बंदा उसे कहता है लेकिन सर अगर हम लोग यहाँ पर खामोश रहेंगे तो फिर तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम किया और हम लोग आगे से उन्हें जवाब भी नहीं दे रहे। उन्होंने धमकी दिया कि वो यहाँ पर हमसे जंग करेंगे अगर हमने यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर से जा सकते हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद मास्टर डैम सोयोंग सोच रहे होता है कोई ना कोई तो है जो जानबूझकर यहाँ पर ये सारी की सारी गलतफहमी क्रिएट कर रहा है, कोई जानबूझकर यहाँ पर हम सभी में फूट डाल रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन गोंग जैची का दिखाता है कि गोंग जैची हमारे हाचिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक नया नाम मिल गया है, सभी लोग यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन एम्बलम यामा का नाम दे रहे हैं क्योंकि तुमने वहां पर यांगजी रिवर के अंदर जो 3 शिप्स को डुबोया था और वहां पर उसके ऊपर जितनी भी स्क्वाड थी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के उन सभी को मारकर तुमने वहां पर के जितने भी लोकल रहने वाले हैं उन सभी लोगों ने तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन यामा का नाम दे दिया है। इसका मतलब यह है कि तुम आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हो और तुम काफी ज्यादा फेमस हो रहे हो क्योंकि तुमने यहाँ पर कारनामे ऐसे किए हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि गलत तरीके से मुझे फेमस किया जा रहा है, मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कम से कम ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट लोगों को तो इस बारे में पता होना चाहिए। वहां पर यांगजी रिवर के आसपास के जो लोग हैं वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि तुमने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की आर्मी को वहां पर उनका सफाया कर दिया। वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश है और एक हीरोइक डीड है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें लगता है कि ये एक हीरोइक डीड है, हमने यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर लीडर माउंट जोंगनेन सेक्टर लीडर को किडनैप किया, अगर उन्हें यहाँ पर पता चल जाए कि हम लोग किडनैपर्स हैं तो मुझे हीरो से एक विलन बना देंगे। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे बताओ कि अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग जाकर हेवनली राइटियस लाइन्स के ऊपर अटैक करेंगे या फिर उनके साथ हाथ मिलाकर मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो गोंग जैची से कहता है मेरे पास यहाँ पर इसके लिए एक सुजेशन है। तो हाजिन कहता है बताओ। तो उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दो। हाजिन कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं यहाँ पर इतने अरसे से छुपकर काम कर रहा हूँ और तुम चाहते हो कि मैं सभी को बता दूं कि मैं डिमोनिक कल्ट का यंग मास्टर हूँ। तो ये बात सुनने के बाद गोंग जैची से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। गोंग जैची से कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम सभी लोगों को बताओ कि तुम डिमोनिक कल्ट के यंग मास्टर हो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर को इस बारे में बता दो। तो हाजिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर को यह बताना सेफ रहेगा, अगर उसने जाकर हेवनली राइटियस लाइन्स के साथ हाथ मिला लिया और उन्हें बता दिया कि मैं कौन हूं तो फिर क्या होगा। तो गोंग जैची उसे कहता है कि नहीं वो नहीं बताएगा क्योंकि हमारे पास यानी हाउस सेक्टर के पास उन लोगों की बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं उनके ऊपर दबाव डालूंगा और उनको तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी मैं ही बताऊंगा और उसके बाद वो लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, यानी कि वो तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है और साथ ही वो सोच रहा था कि आज यहाँ पर ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को सब में शामिल क्यों करना चाहता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। गोंग जैची उसे कहता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और हेवनली राइटियस अलायंस ये आपस में दुश्मन रहे हैं और एक दूसरे के साथ पहले भी कई बार इनकी फाइट हो चुकी है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी ये लोग आपस में हाथ मिलाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं तो उन्हें लगेगा कि उनके पास यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर की पावरफुल फोर्स है और वो लोग राइटियस अलायंस को हमेशा के लिए हरा सकते हैं और इस इलाके में उनका दबदबा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, मुझे इस बारे में कम से कम यहाँ पर अपने जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से बात करनी होगी और इसी के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें कोई फैसला दूंगा। तो वो कहता है जी सर, जैसा आप कहते हैं कि मैं वैसा करूंगा, ठीक है। हाजिन उसे कहता है लेकिन इससे तुम्हें भी तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो इसी तरह चलता है तीनों सेक्टर्स में यहाँ पर बैलेंस बनाकर रखने से। तो गोंग जैची उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर बाकी के दोनों सेक्टर्स खत्म होने वाले हैं और हम लोग जो है हम लोगों ने डीमन कल्ट के साथ समझौता कर लिया है, तो इसी वजह से हमारा बिजनेस अब तुम्हारे साथ चलने वाला है, उन लोगों के साथ नहीं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर भी मुझे यहाँ पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। तो गोंग जैची कहता है हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस बार में कुछ ना कुछ सोचना होगा। और वहां पर से चला जाता है जबकि हमारा हाजिन वहीं पर बेड पर लेट जाता है और कहता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है, गोंग जैची के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस वालों के साथ उसका कोई अपना ग्रज हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जितना कुछ भी हासिल किया है मुझे लगता है कि ये सब कुछ हासिल करना इतना मुश्किल था कि मैं यहाँ पर अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। इस सब के बीचों बीच मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों को मुश्किल में डाल दिया, मेरे दोस्त जो मेरे साथ यहाँ पर है वो सभी लोग भी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं और मैंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो काफी ज्यादा गलत थे, लेकिन मुझे
मुझे सब कुछ करना पड़ा, मुझे सब कुछ यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जब वहाँ पर लेट कर ये सब कुछ सोच रहा होता है तो रिन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर कब आई, और वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि मैंने नॉक किया था लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे थे, और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो रिन उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मेरे भाई को मुश्किल में डाल दिया है, तुमने यहाँ पर हमारा नाम यूज किया, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इस जर्नी पर अपने साथ लेकर आने वाले हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे जो नादरा नाइस पैलेस है उसके ऊपर भी मुसीबत आ चुकी है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे नादरा नाइस पैलेस का नाम यूज करने वाला हूँ, और इसी वजह से तुम्हें पता होना चाहिए था कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आ सकती है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा भाई यहाँ पर सबको संभाल लेगा, लेकिन क्या तुमने उसे पहले बताया था। तो हाजिन कहता है कि हाँ, गोंग जैची ने उसे लेटर्स लिखे तो उसे बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो वो कहती है चलो ये भी अच्छा है, फिर साथ ही उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मुझे तुमसे एक और बात करनी है। हाजिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बताओ कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो वो शर्मिंदा हो जाती है और साथ उसे कहता है कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, प्लीज यहाँ पर। तुम्हारा हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, मसला क्या है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बनाओगे। तुम्हारा हाजिन होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहती हो। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 155 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।